नीट में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बच्चों में क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एनालिसिस कर लेता हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम से कौन से साल में कितने सवाल पूछे गए थे। ठीक है, देखिए 2019 में आपसे कोई सवाल नहीं पूछा गया था, 2018 में एक सवाल पूछा गया था, 2017 में 2 क्वेश्चंस आए थे, 16 में नहीं आया था, तो 19 और 16 में कोई भी क्वेश्चन आपसे केमिकल इक्विलिब्रियम का नहीं पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं 2015 में 3 क्वेश्चन, 2014 में 2 क्वेश्चन, 2013 में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, 2012 में 2 क्वेश्चन, 2011 में 2 क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा ऊपर से एक चीज और बता दो आपको कि 2015 में बच्चों 2 हुआ था, मतलब 2 पेपर हुआ था, एक पेपर 1 हुआ था, एक पेपर 2 हुआ था। ठीक है, तो ये 2 बार मिला करके आपसे 3 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो अगर आप नट सेल में देखेंगे तो बच्चों यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन अगर आप एवरेज निकालोगे तो एक क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, और अगर आप पैटर्न देखोगे तो 11-12 में पूछा गया, 13 में नहीं पूछा गया, 14-15 में पूछा गया है, यानी 2 साल पूछा गया, फिर नहीं पूछा गया है, 16 में नहीं पूछा गया है। ठीक है, 17-18 फिर अगले 2 साल लगातार पूछे गए, 19 में नहीं पूछा गया, तो 2020 में केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चंस आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है बच्चों, तो 2020 में आपसे केमिकल इक्विलिब्रियम का कम से कम एक क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए ये था बच्चों एनालिसिस। अब चलते हैं हम नेक्स्ट तो देखिए 2019 में सवाल आपसे पूछा नहीं गया था, तो हम सीधा स्टार्ट कहां से करेंगे, 2018 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो 2018 में पूछा गया पहला सवाल आपके बिल्कुल सामने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2019 से पूछा नहीं गया है, 2018 का सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन से डील करना स्टार्ट करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन, यहाँ देखिएगा मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन दिया है A2 इन द गैसियस फेज प्लस रिएक्टेंट B2 इन द गैसियस फेज विल गिव यू प्रोडक्ट X2 इन द गैसियस फेज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों यहाँ पर देखिए एंथैल्पी चेंज क्या दे रखा है, नेगेटिव साइन के साथ दे रखा है इस रिएक्शन का, यानी कि बच्चों ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। ये बता रहा है हमको कि ये रिएक्शन, ये बता रहा है कि रिएक्शन कैसा है बच्चों, एक्सोथर्मिक है। अच्छा अब देखिए तो पूछा आपसे कि इस रिएक्शन में हमको मैक्सिमम अमाउंट चाहिए, मतलब हमको इस प्रोडक्ट का क्या चाहिए बच्चों, मैक्सिमम अमाउंट चाहिए है, तो हमको टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा और प्रेशर क्या रखना पड़ेगा। मतलब कि इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन लेके जाने के लिए, यानी कि प्रोडक्ट के मैक्सिमम अमाउंट को ऑब्टेन करने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन क्या होना चाहिए, बस आपसे यही पूछा गया है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है कि ये होगा ली चैटेलियस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो फटाफट मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, और जो बच्चे को डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता, थोड़ा अगर उनका बेस वीक है, तो उनके लिए मैं अलग से भी एक्सप्लेन करूंगा कि ली चैटेलियस प्रिंसिपल को हम देखते कैसे, अप्लाई कैसे करते, लगाते कैसे। ठीक है, चलिए तो मैं पहले तो आपको क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूं, फिर मैं आता हूं उसके बेसिक्स में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा बच्चों, पहले मैं यहाँ पर रिएक्शन कॉपी करता हूं, A2 इन द गैसियस फेज प्लस B2 इन द गैसियस फेज gives X2 in the gaseous phase प्लस, देखिए चूंकि यहाँ पे इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है बच्चों, यानी रिएक्शन क्या है बच्चों, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, यानी इसमें हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है बच्चों कि हीट क्या हो रहा है, इसमें रिलीज हो रहा है। तो हीट रिलीज हो रहा है, मतलब रिलीज होने का मतलब किस तरफ जाएगा, प्रोडक्ट की तरफ लिखा जाएगा। तो बच्चों हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे हम प्लस हीट करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यानी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो हमने लिखा है इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक शो किया। तो बच्चों अगर फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड में क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। बैकवर्ड में क्या हो जाएगा बच्चों, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगा। चलिए अब हमसे पूछा था फॉरवर्ड में जाने के लिए, प्रोडक्ट का मैक्सिमम अमाउंट ऑब्टेन करने के लिए, तो अगर आप देखोगे बच्चों कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ मैंने लिखा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, देखिए प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अगर हमको फॉरवर्ड जाना है, अब फॉरवर्ड क्यों जाना है, क्योंकि हमको x2 का मैक्सिमम अमाउंट चाहिए, तो हम आगे ही जाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए तो फॉरवर्ड जाना है, फॉरवर्ड में बच्चों क्या है प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है बच्चों दैट विल बी फेवर्ड बाय द लो टेम्परेचर। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब हमको क्या रखना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। तो एक आंसर तो आपका आ गया कि क्या होगा बच्चों, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम रखना होगा, तो रिएक्शन कहां जाएगा बच्चों, फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं दूसरा प्रेशर कंडीशन पर। तो ये क्या था बच्चों, ये था टेम्परेचर कंडीशन। अब आते हैं बच्चों हम प्रेशर कंडीशन में आते हैं। ठीक है, तो प्रेशर कंडीशन में देखिए फिर से हमें कहां जाना है बच्चों, फॉरवर्ड जाना है। अच्छा जब हम
प्रेशर कंडीशन देखते हैं बच्चों, तो हम नंबर ऑफ गैसियस या बोल सकते हो डिफरेंस या बोल सकते हो चेंज इन द नंबर ऑफ गैसियस मोल्स को देखते हैं। ठीक है, देखिए इधर रिएक्टेंट तरफ कितना गैसियस मोल है, एक गैसियस मोल, एक मोल यहाँ पे, एक मोल यहाँ पे, कितने बच्चों इधर दो गैसियस मोल है, कितने हैं ध्यान से देखिएगा, एक गैसियस मोल दो गैसियस मोल, तो क्या होगा बच्चों दो गैसियस मोल किस तरफ हो गया रिएक्टेंट की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ कितना है बच्चों एक ही गैसियस मोल है, X2 एक ही मोल में है ना, तो प्रोडक्ट की तरफ एक गैसियस मोल है, रिएक्टेंट की तरफ दो गैसियस मोल है, और हमको जाना कहाँ है फॉरवर्ड जाना है, फॉरवर्ड जाना मतलब हमको कहाँ जाना है बच्चों, हमको जाना है लोअर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमको जाना था कहाँ आगे, जिससे हमको ये क्या मिले मैक्सिमम अमाउंट में, तो आगे जाना है मतलब हमको दो गैसियस मोल से चल करके एक गैसियस मोल की तरफ जाना है, ध्यान दीजिएगा दो गैसियस मोल से चल के एक गैसियस मोल की तरफ जाना है, मतलब हमको जाना है लोअर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। तो बच्चों अगर हमको लोअर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाना होगा, ठीक है, तो अगर लोअर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाना है मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी तो क्या होगा बच्चों, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, तो अब सिस्टम क्या करेगा उसका उल्टा काम, यानी नंबर ऑफ मोल्स को डिक्रीज करेगा, तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा कम होगा। ठीक है, तो ये देखिए हमको जाना तो किधर था लोअर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, तो हम क्या करेंगे प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, चलिए अब ये दो आंसर आप चेक करिए, यहाँ से क्या हो रहा है लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर कौन सा दिख रहा है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर ये सी दिख रहा है बच्चों, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये तो हो गया। अब चलिए मैं आपको फटाफट इसका लॉजिक पता मतलब थोड़ा सा ली चैटर्स प्रिंसिपल के थ्रू आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, ये सब मैं हटा रहा हूँ अभी। ठीक है, और इसका लॉजिक समझिए, जिनका बेस तो है, जिनको समझ में आता है उनको ये बातें समझ में आ गई होगी, पर जिनका बेस थोड़ा क्लियर नहीं है, जिनको ये बात डायरेक्टली समझ में नहीं आती है, उनके लिए मैं थोड़ा सा ली चैटर्स प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज, पहला पॉइंट देखिए, अगर हम क्या करेंगे टेम्परेचर को क्या कर दें डिक्रीज करें। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, देखिए हीट क्या होगा बच्चों कम होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्या करेंगे टेम्परेचर को कम कर दें, ली चैटर्स प्रिंसिपल समझिए, अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें तो हीट क्या हो जाएगा बच्चों कम हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, अगर टेम्परेचर कम कर रहे हो तो सिस्टम की हीट क्या होगी कम होगी। अच्छा, ली चैटर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है बच्चों कि जो आपने एक्शन किया है, जो आपने रिएक्शन के ऊपर एक्शन किया है, ठीक है, जो आपने सिस्टम के ऊपर एक्शन किया है, सिस्टम उसके जस्ट विपरीत काम करेगा, सिस्टम उसके अगेंस्ट में रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो हीट अगर कम हुआ है तो सिस्टम क्या करेगा बच्चों हीट को इंक्रीज करेगा, सिस्टम क्या करेगा बच्चों हीट को इंक्रीज करेगा, और हीट इंक्रीज कब होगा ये बताओ, हीट इंक्रीज कब होगा, आप यहाँ इस रिएक्शन को देखिए, हीट इंक्रीज करना है यानी सिस्टम क्या करेगा उल्टा काम हीट को इंक्रीज करेगा, ये तो आपने किया है, आपने क्या किया टेम्परेचर को कम किया, टेम्परेचर कम किया मतलब हीट को कम कर दिया, हीट को कम किया तो सिस्टम क्या करेगा वापस से उल्टा एक्शन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, उल्टा एक्शन मतलब हीट को बढ़ाएगा, और हीट बढ़ाएगा कैसे देख लो, हीट किस तरफ है प्रोडक्ट की तरफ, मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगा बच्चों आगे की तरफ जाएगा, अगर आप पीछे लेके आओगे ना तो यार हीट तो क्या होगा पीछे की तरफ कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको हीट बढ़ाना मतलब हीट प्रोड्यूस करना है, हीट प्रोड्यूस करना मतलब कहाँ जाओगे आगे की तरफ जाओगे, तो मतलब हीट बढ़ाना है मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगा बच्चों फॉरवर्ड की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, और आपको क्वेश्चन ही पूछा था, क्या पूछा था मैक्सिमम फॉर्मेशन यानी कि फॉरवर्ड की तरफ जाना है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों ध्यान दीजिए टेम्परेचर कम करना था, टेम्परेचर क्या करना था कम करना था। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि अब बोलोगे टेम्परेचर बढ़ा करके दिखाओ, करके देख लो एक बार, टेम्परेचर बढ़ा दी, टेम्परेचर बढ़ाया मतलब बच्चों हीट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, यानी हीट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, हीट बढ़ गया। ठीक है, हमने क्या किया टेम्परेचर बढ़ाया, सिस्टम का हीट बढ़ गया, सिस्टम तो अब रिएक्ट करेगा, मतलब क्या करेगा एक्शन का रिएक्शन करेगा, तो अब वो रिएक्ट कैसे करेगा कि वो हीट क्या कर ले कम कर ले, यानी जस्ट विपरीत काम कर ले, ली चैटर्स प्रिंसिपल ही क्या होता है अपोजिट काम करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हीट क्या हो जाए बच्चों हीट क्या हो जाए कम हो जाए, सिस्टम ऐसा काम करेगा हीट क्या हो जाए कम हो जाए, हीट कम कैसे होगा देख लो, हीट इस तरफ लिखा है, ठीक है, हीट कहाँ है प्रोडक्ट की तरफ, और हीट कम करना है मतलब हीट कंज्यूम करना है, तो बच्चों ये रिएक्शन पीछे की तरफ आएगा, जिससे हीट क्या हो जाए पीछे की तरफ आके कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगा बैकवर्ड, रिएक्शन कहाँ जाएगा बैकवर्ड जाएगा, पर हमको तो बोला था मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब आगे जाना था, हमको बैकवर्ड थोड़ी जाना है, बैकवर्ड नहीं जाना है, वो कहाँ जाना था फॉरवर्ड जाना था, फॉरवर्ड बिल्कुल सही कंडीशन मतलब टेम्परेचर को कम करना था, तो टेम्परेचर कम हमने पहले भी देख रखा है। ठीक है, ये दूसरा लॉजिक था जो कि हम पूरे डिटेल में समझ रहे थे। चलिए अब चलते हैं सेकंड कंडीशन, प्रेशर की तरफ चलते हैं, तो प्रेशर वाले कंडीशन में आते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, प्रेशर वाले कंडीशन में आते हैं, तो देखिए प्रेशर कंडीशन क्या हो जाएगा, देखिए क्या होता है बच्चों इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT, यही होता है कीपिंग ऑल द फैक्टर कांस्टेंट।
ठीक है, आर तो वैसे ही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, टेंपरेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, तो यहां से बच्चों एक कंडीशन आ जाएगा, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गैसियस मोल। ठीक है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ टोटल गैसियस मोल। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा, यहां से यानी आप प्रेशर बढ़ाओगे, ध्यान देना है, प्रेशर को हमने क्या किया, बढ़ाया, तो प्रेशर बढ़ाया मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही तो होगा। अगर हम ये V टर्म, R टर्म, T टर्म सबको हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, तो प्रेशर और मोल्स क्या हो जाएंगे बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सिस्टम क्या करेगा, इस एक्शन का रिएक्शन शो करेगा, कैसे, उल्टा होकर के, अपोजिट काम करके, यानी अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाए तो अब क्या करेगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स को कम कर देगा, नंबर ऑफ मोल्स को कम कर देगा, नंबर ऑफ मोल्स को कम कर देगा मतलब क्या बता रहा है, रिएक्शन विल प्रोसीड। नंबर ऑफ मोल्स कम कैसे करेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स को कम करने के लिए क्या होगा, रिएक्शन विल प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन, रिएक्शन विल प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन वेयर there will be lesser number of moles। ठीक है बच्चों, रिएक्शन उस दिशा में जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन है, मैंने थोड़े पहले बोला था, इधर कितना गैसियस मोल है बच्चों, 2 गैसियस मोल, 1 और 1 2, इधर कितना गैसियस मोल है बच्चों, 1 गैसियस मोल है। मतलब कि क्या हो रहा है बच्चों, 2 से 1 की तरफ जाना है, मतलब क्या करना है, नंबर ऑफ गैसियस मोल को कम करना है, नंबर ऑफ गैसियस मोल को कम करना है। ये देखो कंडीशन मैच करिए, तो प्रेशर क्या हो रहा है उस समय पर, बढ़ा रहे हो। अगर उल्टा काम करते तो ये बिल्कुल सही हो गया, ये कंडीशन सही हो गया। ठीक है, अगर आप उल्टा काम करते, प्रेशर को कम कर रहे होते तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बच्चों, कम हो जाता है। अच्छा, तो अब इसका उल्टा काम, ली चैटर्स प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, सिस्टम इसका उल्टा काम करके क्या करता, नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाने की कोशिश करता। नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाने की कोशिश करता मतलब क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाने की कोशिश करता मतलब क्या होता है बच्चों, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाता वेयर देयर विल बी लार्जर नंबर ऑफ मोल्स। रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाता जहां पे नंबर ऑफ मोल्स का होता है, ज्यादा होता है, मतलब रिएक्शन कहां जाता है बच्चों, पीछे की तरफ, 1 से 2 की तरफ। मतलब ये कंडीशन गलत, कंडीशन सही कौन सा है, जब प्रेशर को आपने बढ़ाया, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा, सिस्टम नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करेगा, डिक्रीज कैसे करेगा, तो उस तरफ जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स देख लो 2 से 1 यानी फॉरवर्ड, और हमको वही चाहिए था, रिएक्शन में कहां जाना था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना था, मतलब प्रेशर को बढ़ाना था। तो कंडीशन क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो आप कैसे भी कर लो, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व होता है तो ठीक, नहीं तो आप इस तरीके से भी एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बच्चों हम 2017 में पूछे गए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2017 में क्या पूछा गया था, केमिकल इक्विलिब्रियम का। आपको यहाँ पर क्या किया बच्चों, 3 डिफरेंट रिएक्शन दे रखा है, 3 डिफरेंट रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम में है वो दे रखा है, और उनके सामने उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 K3 तीनों दे रखा है। ठीक है, और आपसे बोला क्या है कि ये फोर्थ नए रिएक्शन 2NH3 + 5/2O2 इन इक्विलिब्रियम विद 2NO + 3H2O, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K को फाइंड करना है। तो ये 3 रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 K3 दे रखा है, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ K1 K2 एंड K3। तो ये 3 रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग, यानी K1 K2 K3 वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको इस नए रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, अगर हम सॉल्व करने जाए स्टेप बाय स्टेप तो बच्चों इसमें इतने ज्यादा स्टेप्स लग जाएंगे कि इतना जगह हमारे पास नहीं है, इतना टाइम भी नहीं होता है पेपर में। तो पहले कुछ क्या करें, यहाँ पे कुछ चीजों को पहले जज कर लेते हैं। देखिए क्या है, देखिए आपको जो फाइनल इक्वेशन है उसमें NH3 किस तरफ चाहिए, ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए तो फाइनल जो आपको इक्वेशन जिसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है उसमें NH3 अमोनिया किधर है, रिएक्टेंट की तरफ दिखता है ना, ये क्या है बच्चों, ये दोनों रिएक्टेंट है, तो अमोनिया क्या है, रिएक्टेंट की तरफ है। अच्छा, जो गिवन इक्वेशन है उसमें अमोनिया कहाँ है बच्चों, प्रोडक्ट की तरफ है। मतलब एक बात तो क्लियर हो गया, तय हो गया कि ये रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा, मतलब ये रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, हमको रिवर्स करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज, अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट की। अमोनिया कोफिशिएंट कितना बच्चों, जिसके लिए निकालना है, जिस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K निकालना है, उसका कोफिशिएंट कितना है, 2 है, 2 मोल है, और यहाँ पे कितना ग्राम है, 2 मोल। मतलब इसमें न तो किसी, मतलब इस रिएक्शन में ना तो किसी भी डिजिट का, यानी किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, डिवीजन नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है। क्योंकि NH3 को हमको कहाँ लाना है, रिएक्टेंट की तरफ, तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को उल्टा कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे आते हैं और भी कुछ चीजें देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, NO है,
अब NO है 2 मोल। अच्छा, इसमें अगर चेक करेंगे सेकंड रिएक्शन में तो NO प्रोडक्ट की तरफ है 2 मोल है। अच्छा, गिवन इक्वेशन में भी क्या है, NO प्रोडक्ट की तरफ है और 2 मोल है, मतलब इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है, मतलब ये एज इट इज रह जाएगा। ये क्या रह जाएगा बच्चों, एज इट इज रह जाएगा। अच्छा, थर्ड इक्वेशन में आते हैं, तो थर्ड इक्वेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा, H2O, हाँ देखिए H2O थर्ड इक्वेशन कहां पर है, प्रोडक्ट की तरफ और 1 मोल है। जो इक्वेशन जिसके लिए हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है बच्चों, उसमें देखिए वाटर H2O जो है प्रोडक्ट की तरफ है, तो साइड तो सेम हो गया, पर हमको चाहिए था कितना 3 मोल और यहाँ कितना दिया 1 ही मोल। ध्यान दीजिएगा, है तो प्रोडक्ट की तरफ ही है, पर चाहिए था 3 मोल और एक्चुअल इक्वेशन में कितना दिया 1 मोल दिया। मतलब एक बात तो तय हो गया कि इसमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 3 करना पड़ेगा। तो ये देखिए पहले इक्वेशन को आपको रिवर्स इन्वर्ट करना पड़ेगा, दूसरे इक्वेशन को आपको एज इट इज रखना, कुछ नहीं छेड़खानी नहीं करनी है, और तीसरे क्वेश्चन को आपको 3 से गुणा करना है। ठीक है, तो ये काम करने पे क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, और प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, तो प्रॉपर्टी मैं बता दूं कि रिवर्स करते ही क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है इसका जस्ट उल्टा 1/K1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एज इट इज है, मतलब इसका अभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना रहेगा बच्चों, K2 ही रहेगा। और अगर आपने ये सब जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो होता है उनके लिए बेसिक प्रॉपर्टीज है कि अगर रिएक्शन को उल्टा कर दे तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, जस्ट इन्वर्ट हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। एज इट इज है, कोई छेड़खानी नहीं की हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कोई छेड़खानी नहीं होगी। ठीक है, इसमें देखिए आपने क्या किया, 3 से गुना किया है, तो अगर 3 से गुना किया है बच्चों तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है बच्चों उतने ही का पावर लग जाता है। मतलब आपने इस इक्वेशन में अगर 3 से गुना कर दिया, जो आपने यहाँ शो किया, 3 से गुना क्यों किया है वो देखो, मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 चाहिए था। तो जितने का आप गुना करते हो बच्चों, जितने का आप कोएफिशिएंट लगाते हो दोनों तरफ, वो पावर में चले जाता है। तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों, K3 का क्यूब। K3 तो दिया ही था, आपने उसमें 3 से गुना किया, थ्रू आउट द इक्वेशन आपने क्या किया, 3 से गुना किया, 3 से गुना किया, तो वही कोएफिशिएंट कहां चले जाता है बच्चों, पावर में। तो इसका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब बस हमको देखना है कि इन तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करना है। तो पहले तो ये बातें बहुत क्लियर होनी चाहिए पिक्चर, इसको देखते हुए हमने इसमें कुछ कलाकारी कर लिया। ठीक है, अब जो कलाकारी किया बच्चों उसके हिसाब से, क्योंकि देखो मेरे पास यहाँ पे ज्यादा जगह तो नहीं है, तो मैं काम करता हूँ, जो कारनामा हमने यहाँ पे किए उसको मैं डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं डिफाइन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, चलो मैं यहीं पर डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब फटाफट देखते हैं 1/K1 क्या हो जाएगा। देखिए तो 1/K1 क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 1/K1, N2 इंटू H2 का क्यूब अपॉन NH3 का स्क्वायर, यही तो होगा बच्चों। K1 क्या होता है, NH3 का स्क्वायर अपॉन मैंने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो 1/K1 इन्वर्ट करने से ये एक्सप्रेशन भी क्या हो जाएगा बच्चों, उल्टा हो जाएगा। चलिए अच्छा, K2 क्या रहेगा बच्चों, देखिए तो K2 तो उतना ही रह जाएगा, K2 में कोई फर्क नहीं पड़ना, क्या हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो K2 क्या हो जाएगा NO का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बच्चों N2 इंटू O2। अच्छा, थर्ड इक्वेशन में क्या हो जाएगा बच्चों, कि K3 क्यूब क्या हो जाएगा बताइए, नया एक्सप्रेशन जो आपने 3 से गुना करने के बाद जो लिख रहे हैं, K3 का क्यूब क्या हो जाएगा, देखिए K3 पहले था, अभी भी K3 मतलब होगा तो यही प्रोडक्ट यही रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट बस होगा क्या, 3 से गुना करते ही पावर 3 लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों H2O, क्या हो जाएगा ये H2O का क्यूब अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, इधर आ जाइए, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों H2 की पावर 3, और ये क्या हो जाएगा बच्चों O2 की पावर 3/2, यही तो। ठीक है, अच्छा एक काम और करते हैं बच्चों, हमको जिस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए था उसका भी हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको साइड कर रहा हूँ ना, K2 K3 K1, तो इसको मैं थोड़ा साइड कर रहा हूँ, K2 K3 K1, ठीक है, K2 K3 K1 D K2 K3 K1। चलिए हम क्या करते हैं बच्चों, जो इक्वेशन जिसके लिए हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना था उसका भी एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NO का स्क्वायर इनटू H2O का क्यूब अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बच्चों NH3 का स्क्वायर और O2 की पावर 5/2। चलिए हमको ये निकालना था, मतलब हमको एक्सप्रेशन चाहिए। अब ये एक्सप्रेशन इनके हेल्प से कैसे आएगा, तो देखिए अगर आप देखोगे तो NO का स्क्वायर ऊपर है, ऊपर मिल चुका है, ठीक है, H2 का क्यूब ऊपर है, ऊपर मिल चुका है, NH3 का स्क्वायर नीचे है, नीचे मिल चुका है, O2 की पावर 5/2 है, ठीक है, तो O2 यहाँ पर एक नीचे है और नीचे यहाँ पे 3/2 है। अगर आप देखोगे बच्चों
तो अगर दोनों को गुना कर दिया जाए तो O2 की पावर 1 O2 की पावर 3/2 बेस सेम होगा तो पावर जुड़ जाएगा, और जुड़ते ही 1 + 3/2 कितना होता है 5/2। मतलब एक बात तो क्लियर हो गया कि K2 K3 को यानी K2 और K3 का क्यूब को क्या करना पड़ेगा, आपस में गुना करना पड़ेगा। और साथ में अगर आप देखोगे तो बच्चों हमको क्या नहीं चाहिए, N2 चाहिए क्या, नहीं चाहिए, यानी ये क्रॉस करना है। H2 चाहिए क्या, देखो तो यहाँ पे H2 है, नहीं है, यहाँ H2 क्रॉस करना है, ठीक है। और वही चीज देखोगे तो यहाँ इसमें N2 ऊपर है, इसमें N2 नीचे है, H2 का क्यूब ऊपर है, इसमें H2 का क्यूब नीचे है। मतलब एक बात और तय हो गया कि 1/K1 को भी गुना करना पड़ेगा। तो अगर हम इनको मिला करके एक रिजल्ट लिखते हैं क्या, 1/K1 इंटू K2 इंटू K3 का क्यूब, ठीक है, 1/K1 इंटू K2 इंटू K3 का क्यूब, इन तीनों से हमने ऑपरेट किया तो बच्चों आपको वापस यही मिलने वाला है। आप एक करके देखें, ठीक है, 1/K1 इंटू K2 इंटू K3 का क्यूब अगर आप करोगे तो वापस आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। यानी क्या हो गया बच्चों, के नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, या बोल सकते हो कि इस गिवन रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 1/K1 इंटू K2 इंटू K3 का क्यूब, जो कि कौन सा आंसर आपको दिख रहा है, तो दिख रहा है ये वाला K2 K3 का क्यूब अपॉन K1। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें बस आपको इतना ही करना था। तो बच्चों जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप दूर से विजुअलाइज कर लो कि आपको यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या चाहिए और वो गिवन इक्वेशंस में किस तरफ है, क्या रिएक्शन उल्टा करना है और कितने कोफिशिएंट के साथ है, क्या कुछ कोफिशिएंट है एक्स्ट्रा है तो यहाँ कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना है या किसी नंबर का डिवीजन करना है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार, दूर से विजुअलाइज कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत सिंपली बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों नीट 2017 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए हमारे पास पहले क्या देखा है, एक 20 लीटर का कंटेनर है जो कि 400 केल्विन टेम्परेचर पर है। तो दो बात तो यहाँ से हमको पता चला कि वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कितना है बच्चों, 20 लीटर है और टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन है। और बोलता है उसमें CO2 अवेलेबल है, कितने प्रेशर पर है बच्चों, 0.4 atm पर है। तो यानी कि हमको यहाँ से मिल गया इनिशियल प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, जो कि किस कारण से, CO2 कारण से, कितना है 0.4 atm, और कंटेनर का वॉल्यूम कितना है 20 लीटर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और बोला है कि इसमें एक्सेस ऑफ SRO भी है, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड है, जिसके वॉल्यूम को हमको नेग्लिजिबल मानते हो चलना। वैसे भी सॉलिड फेज में जिसकी एक्टिविटी कितना लेके चलोगे 1 लेते हो चलोगे, प्योर सॉलिड फेज में एक्टिविटी कितनी होगी 1 होगी, ठीक है। वैसे भी छोड़ दो उसको, सिर्फ किसको लेके चलेंगे CO2 को, ठीक है। आगे बोलता है बच्चों कि कंटेनर के वॉल्यूम को क्या करते हैं, इज नाउ डिक्रीज। बोलता है कि डब्बे के वॉल्यूम को कम कर दिया जाता है। कैसे कम करते हैं, दे रखा है पिस्टन लगा है, पिस्टन को हम कंप्रेस करेंगे, कंटेनर का वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक। फिर बोलता है कि उस मैक्सिमम वॉल्यूम को पता करो, उस मैक्सिमम वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है जहां पर प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, ठीक है बच्चों। यानी कि प्रेशर ऑफ CO2 जो इनिशियली कितना था 0.4 atm था, वो प्रेशर क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो मैक्सिमम कंडीशन पे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना होगा, तो इनिशियली जब प्रेशर 0.4 atm है उस समय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना बच्चों 20 लीटर। हमको बस ये पता करना है कि फाइनली जब CO2 का प्रेशर 0.4 atm से बढ़ते 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 मैक्सिमम हो जाए उस समय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना होगा, बस ये हमको पता करना, ठीक है। चलिए तो हम थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये रहा आपका कंटेनर जिसमें क्या फिटेड है बच्चों, साफ साफ दे रखा है पिस्टन। अच्छा इसमें हो क्या रहा है बच्चों, इसमें रिएक्शन ऐसा हो रहा है SrCO3 जो है टूट रहा है किसमें, SrO और CO2 में। पर ध्यान दीजिएगा तो सॉलिड फेज में, ये भी सॉलिड फेज में, CO2 किसमें, गैसियस फेज में है। तो हमको मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे है बच्चों, हमको मतलब है सिर्फ और सिर्फ किससे है, ये देखिए हमको मतलब है किससे, सिर्फ CO2 से मतलब है। CO2 का प्रेशर कितना दे रखा है, देखिए इनिशियली CO2 का प्रेशर कितना दे रखा है, P इनिशियल किसका, CO2 का कितना है 0.4 atm। अच्छा वॉल्यूम बोल सकते हो इनिशियल किसका, कंटेनर का, V इनिशियल क्या हो जाएगा बच्चों 20 लीटर जो कि दे रखा है। अब बोलता है बच्चों इसको क्या कर दिया जाए, कंप्रेशन, यानी कंप्रेस कर दे, पिस्टन को पकड़ के दबाते हैं, ठीक है। कंप्रेशन किया, पिस्टन को पकड़ करके दबा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों पिस्टन जब नीचे की तरफ आएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, जो कि आपको यहाँ पर दे रखा है, ये देखो वॉल्यूम गेट्स डिक्रीज, ठीक है। तो पिस्टन को पकड़ के नीचे दबाया, वॉल्यूम हो जाएगा कम। अच्छा अभी भी होगा क्या, अभी भी होगा वही, पर हमको मतलब किससे, सिर्फ और सिर्फ हमको मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ CO2 से मतलब है। तो हमको यही बोला है P ऑफ CO2 अटेन्स द मैक्सिमम वॉल्यूम, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू। उस समय पर जब PCO2 मैक्सिमम होगा, ठीक है, जब PCO2 मैक्सिमम होगा उस समय पर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर Vmax ऑफ कंटेनर आपसे पूछा है,
ठीक है, यानी आप बोल सकते हो वी फाइनल, वी मैक्स मतलब वी फाइनल की बात कर रहा है। बस आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ये रिएक्शन मैंने लिखा था, ठीक है, वो रिएक्शन आपको यहाँ भी दे रखा है। अब आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जब कंप्रेशन हो रहा है तो यहाँ पर मैं दो चीजें लिखूंगा। जब कंप्रेशन हो रहा है तो वॉल्यूम लगातार क्या होगा बच्चों, कम होगा, और प्रेशर लगातार क्या होगा बच्चों, बढ़ते चले जाएगा। ऐसा चलता रहेगा। जितना कंप्रेशन करते रहोगे, कंप्रेशन करते रहोगे, वॉल्यूम लगातार क्या होगा, कम होता जाएगा, प्रेशर लगातार बढ़ते चले जाएगा। एक टाइम ऐसा होगा बच्चों, जब प्रेशर के बढ़ते मतलब इस प्रोसेस के होते होते ये जो रिएक्शन है बच्चों, वो किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये जो रिएक्शन चल रहा था, डिसोसिएशन रिएक्शन, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा बच्चों, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और जिस समय पर इक्विलिब्रियम में आएगा, जिस समय इक्विलिब्रियम पर आएगा, उस समय क्या हो जाएगा, जितने भी आपके डिफरेंट अमाउंट्स है, हालांकि ये दोनों सॉलिड फेज में, तो वैसे भी इनकी एक्टिविटी कितनी लेके चलनी है, 1 लेके चलनी है, ठीक है। तो बात रही सिर्फ CO2 की, तो उसका अमाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा। उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो जिस समय रिएक्शन इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा, उस समय क्या हो जाएगा बच्चों, PCO2 भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों एक बार रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं, ये रिएक्शन अगर एक बार इक्विलिब्रियम में पहुंच गया तो उसके बाद इसका अमाउंट यानी CO2 का अमाउंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो CO2 का अमाउंट कांस्टेंट होगा तो उसके द्वारा लगाएगा प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, मतलब उससे ज्यादा प्रेशर अब नहीं बढ़ सकता है, मतलब मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच चुका है। तो वहीं पर PCO2 क्या हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम हो जाएगा। अब ये मैक्सिमम PCO2 कितना होगा, तो आइए इस रिएक्शन से लिखते हैं। इस रिएक्शन से अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, इस रिएक्शन से थोड़ा Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट। तो बच्चों इनकी एक्टिविटी 1 है, तो क्या लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। उनकी एक्टिविटी प्योर सॉलिड फेज में एक्टिविटी 1 होती है, तो उसको लेके चलेंगे ही। तो बचा कैसे सिर्फ CO2, तो Kp इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, PCO2। यहाँ पे लिख सकते हैं ना, एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम। इस इक्वेशन के लिए Kp क्या हो जाएगा, P ऑफ CO2, और वो कितना बच्चों, Kp कितना, 1.6 atm, 1.6 atm, मतलब बच्चों इक्विलिब्रियम पर प्रेशर ऑफ CO2 कितना, 1.6 atm, और इक्विलिब्रियम पर वही प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम, ठीक है। यानी PCO2 मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 1.6 atm। इससे ऊपर PCO2 हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोसेस क्या हो रखा है, इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब क्या बचा, P इनिशियल पता है, V इनिशियल पता है, आपको PCO2 मैक्सिमम यानी P फाइनल, इसी को हम और क्या बोल सकते हैं, यही क्या है बच्चों आपका, यही है P फाइनल। तो क्या V फाइनल नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। अब मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ और इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो सारे कांस्टेंट, अदर पैरामीटर जो कांस्टेंट है आपके, कौन कौन से पैरामीटर कांस्टेंट है बच्चों, तो यहाँ से देखिए P भी इक्वल टू 90 लगा सकते हैं, R तो वैसे कांस्टेंट होता है, T आपका कांस्टेंट ही है थ्रू आउट, और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट ही है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लगा सकते हो PI VI इक्वल्स टू PF VF। क्यों, क्योंकि ये पार्ट क्या है आपका, कांस्टेंट है, तो PV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यही तो होगा बच्चों आपका, बॉयल्स लॉ लगाओगे यहाँ से, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो PI इक्वल्स टू PF VF। PI कितना था, अभी आपने पुट किया था, चलो कोई लिमिट गया है, PI कितना है 0.4 इंटू VI कितना है 20 इक्वल्स टू PF कितना आ चुका है बच्चों 1.6 इंटू VF आपको निकालना था। सो VF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4 टू 24 80 यानी हो जाएगा 8 अपॉन 1.6, जो कि आप अगर कैंसिल आउट करोगे तो 5 लीटर आ जाएगा। अब 5 लीटर आप चेक करो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं। 2016 में तो बच्चों सवाल पूछा नहीं गया था, अब चलते हैं 2015 की तरफ। 2015 में आपसे क्या पूछा गया था, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए N2 plus O2 combines to give NO, ठीक है, 2 moles of NO, और इस रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K दे रखा है। तो फिर आपसे पूछा है कि हाफ N2 प्लस हाफ O2 से NO का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा, ठीक है। तो चलिए एक चीज का ध्यान देखिए, मैंने ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन अभी 2017 में भी अभी जस्ट कराया है, ठीक है। क्या बोला था कि पहले आप कंपैरिजन करो कि जो रिएक्शन दिया है और जिस रिएक्शन का हमको जिस नए रिएक्शन का हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। तो पहली चीज देखिए, यहाँ पर क्या चाहिए हमको, NO का 1 मोल चाहिए प्रोडक्ट में। यहाँ पर गिवन इक्वेशन में क्या है, NO प्रोडक्ट में पर 2 मोल है, यानी कि बच्चों हमको NO प्रोडक्ट में चाहिए था, NO प्रोडक्ट में मिल गया, पर एक गड़बड़ है,
हमको चाहिए था 1 मोल, यहाँ पे कितने 2 मोल है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे इस रिएक्शन में, जो कि मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, गिवन, चलिए मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ना, ठीक है, गिवन वहाँ जगह नहीं है, गिवन N2 इन द गैसियस फेज प्लस O2 in the gaseous phase gives 2 moles of NO in the gaseous phase। यही तो होगा बच्चों, ठीक है, इसको मैं थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ। गिवन क्या है यहाँ पर रिएक्शन, N2 in the gaseous phase plus O2 in the gaseous phase in equilibrium with 2 moles of NO in the gaseous phase, ठीक है। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या दे रखा है, K दे रखा है, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K दे रखा है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, हमको NO चाहिए था प्रोडक्ट में एक, ठीक है, यहाँ पे NO क्या है प्रोडक्ट में, बिल्कुल सही, पर एक गड़बड़ है, हमको यहाँ पे 1 मोल चाहिए था, यहाँ पे कितना 2 मोल है। मतलब बच्चों इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब बच्चों इस इक्वेशन हमको हाफ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, हाफ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाफ का मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, 1 मोल NO चाहिए था, हाफ से गुना करते 1 मोल NO हो जाएगा। अच्छा इधर आ जाए, इधर क्या है, हाफ मोल N2 चाहिए था, हाफ से गुना करते हाफ हो जाएगा, हाफ मोल O2 चाहिए था, हाफ से गुना करते हाफ हो जाएगा। मतलब बच्चों हमको इस रिएक्शन में कोई छेड़खानी नहीं करना है, ना तो हमको उल्टा करना है, ठीक है, कोई मतलब इसको इन्वर्ट भी नहीं करना, सिर्फ एक काम करना, हाफ से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस रिएक्शन में हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हाफ N2 इन द गैसियस फेज प्लस हाफ O2 इन द गैसियस फेज, ये क्या बन जाएगा, NO इन द गैसियस फेज, यही हो जाएगा ना। और बच्चों ये प्रॉपर्टी आपको डायरेक्टली यूज करनी है कि आप जितने भी नंबर से क्या करते हैं, थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई करते हैं, वो कहाँ चले जाता है बच्चों, पावर में चले जाता है। कहाँ चले जाता है बच्चों, पावर में चले जाता है, ठीक है। तो इसका लेट अस अज्यूम कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डैश क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक आने में आपने क्या किया है, 1/2 का मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो यही 1/2 पावर में चले जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, पहले तो K था, उसका पावर आप क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चेक करिए, K की पावर 1/2, K की पावर 1/2 कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। करना कुछ नहीं है, आप मैच कर लो, आपको 1 मोल NO चाहिए था प्रोडक्ट में, यहाँ पर प्रोडक्ट में NO तो है पर 2 मोल है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, और जितने से आप मल्टीप्लाई करोगे वो कहाँ चले जाएगा बच्चों, उसके पावर में चले जाएगा। तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K की पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 2015 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 2015 में आपसे क्या सवाल पूछा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगर आपको ध्यान है फॉर्मूला, आप डायरेक्टली टिक कर लोगे इसको। क्या बोला है, which the following statement is correct for a reversible, यहाँ ध्यान दीजिएगा, reversible process in a state of equilibrium, ठीक है। तो state of equilibrium मतलब equilibrium स्टेट में reversible process के लिए कौन सा इक्वेशन सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, गिब्स इक्वेशन यूज कर लेंगे, गिब्स इक्वेशन यूज कर लेंगे। गिब्स इक्वेशन क्या होता है बच्चों, डेल्टा आर जी इक्वल्स टू डेल्टा आर जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, यही होता है बच्चों। यानी इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो क्या होता है, डेल्टा आर जी मतलब होता है बच्चों गिव्स फ्री एनर्जी फॉर ए रिएक्शन, ये होता है बच्चों स्टैंडर्ड स्टेट में, क्या होता है, नॉट लगा मतलब स्टैंडर्ड स्टेट में गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन। आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी इज द टेंपरेचर इन केल्विन, और एल तो आपका मैथमेटिकल फंक्शन, क्यू क्या होता है बच्चों, ये होता है बच्चों आपका इक्विलिब्रियम क्वेसेंट होता है। क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम क्वेसेंट बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो क्या बोला है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बच्चों क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम, कंडीशन को डिफाइन करेंगे। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों, जो फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन होता है, फ्री एनर्जी बोला, स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं बोला है, फ्री एनर्जी बोला है, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और साथ में बच्चों जो इक्विलिब्रियम क्वेसेंट होता है, ध्यान दीजिएगा, जो ये इक्विलिब्रियम क्वेसेंट होता है वो कांस्टेंट के बराबर हो जाता है, पर कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम। सो वैल्यूज को पुट करें, देयरफॉर क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा आर जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू को क्या रखेंगे बच्चों, क्या रखेंगे, सो देयरफॉर डेल्टा आर जी नॉट क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस आर टी एल एन के, माइनस आर टी एल एन के, ठीक है। अच्छा अब अगर आप ध्यान देंगे बच्चों तो यहाँ पे आपका वो आंसर मैच होता नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे ln फंक्शन के साथ निकाला है, यहाँ पे क्या दे रखा है लॉग, हमको पता है ln फंक्शन को लॉग में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा आर जी नॉट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2.303 आर टी लॉग के, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप मैच कर लीजिए, डेल्टा आर जी नॉट क्या हो गया, माइनस 2.303 आर टी लॉग के। अगर आप इसको देखेंगे मैच करेंगे तो ये आपका मैच हो रहा है, हाँ ये देखिए बी ऑप्शन,
सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन से मैच हो रहा है, ठीक है। तो बस आपको सिर्फ इसमें इतना ही करना था, ठीक है बच्चों। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों 2015 का थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिएगा। ये भी डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको ध्यान में है ये सारी बातें तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में टिक कर लेंगे। क्या ध्यान में होना चाहिए देखिए, दे रखा है कि इफ द वैल्यू ऑफ एन इक्विवेलेंट कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज इतना। मतलब बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन हमको नहीं पता पर रिएक्शन है, उस रिएक्शन का ना इक्विवेलेंट कांस्टेंट के केसी ले लेते हैं। केसी दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों, या के ले लेते हैं, ठीक है। के जो है कितना दे रखा है 1.6 × 10 की पावर 12 दे रखा है, ठीक है। यूनिट तो दिया नहीं है तो हम ये बोल नहीं सकते केसी है या केपी है, ठीक है, कोई बात नहीं। के की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.6 × 10 की पावर 12 दे रखा है। तो बोलता है कि इक्विलिब्रियम पर सिस्टम में यानी इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन में किसका कंसंट्रेशन पाया जाएगा। सिर्फ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पाया जाएगा, सिर्फ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पाया जाएगा, या रिएक्टेंट प्रोडक्ट का इक्वल अमाउंट अवेलेबल होगा, या हम पता ही नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर वैल्यू से कि उस रिएक्शन में कौन सा यानी उस रिएक्शन में रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का अमाउंट अवेलेबल होगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो इसके लिए थ्योरेटिकल पॉइंट क्या होता है, की पॉइंट क्या होता है बच्चों देखिएगा। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है क्या होता है 10 की पावर -3 से कम होता है। क्या होता है बच्चों, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो है 10 की पावर -3 से क्या होता है कम हो जाए, सो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों कि रिएक्शन हार्डली प्रोसीड्स। कहने का मतलब है कि रिएक्शन जो है नहीं के बराबर आगे की तरफ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, मतलब हो जाएगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज अवेलेबल, ठीक है बच्चों। एक तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा की पॉइंट क्या है बच्चों, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 की पावर -3 से ज्यादा और 10 की पावर 3 से क्या हो कम हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है बच्चों एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ both reactant and product are present। एक कंडीशन होता है बच्चों कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 की पावर 3 से क्या हो जाए ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है रिएक्शन प्रोसीड्स completely in forward डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ किसका मिलेगा बच्चों आपको प्रोडक्ट। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट मिलेगा। अगर रिएक्शन आगे गया ही नहीं तो पूरा रिएक्टेंट ही मिलेगा, और अगर बीच में है तो दोनों का एप्रिसिएबल अमाउंट होगा। अब चेक करिए यहाँ पे वैल्यू, चलिए तो छोड़ दिए, ये देखिए क्या है 10 की पावर 12 में है, तो 10 की पावर 12 देखिए कहाँ आता है, यहाँ आता है, नहीं आता है, यहाँ आता है, नहीं आता है, यहाँ आता है। 10 की पावर 3 से ज्यादा बच्चों, ये तो 10 का -10 ना जाने कितना गुना हो गया, 10 की पावर 9 टाइम ज्यादा हो गया। मतलब ये वाला कंडीशन है, मतलब क्या होगा बच्चों रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा कॉम्प्लीशन की तरफ चले जाएगा, और उस कंडीशन में क्या होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ये देख लो मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा, मैक्सिमम प्रोडक्ट मतलब क्या होगा मोस्टली प्रोडक्ट का अमाउंट होगा, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना था, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। AIPMT 2014 में आपसे क्या पूछा गया था, यहाँ पर दे रखा है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और उसके लिए 2 बार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन कर रखा है, एक बार Kp एक बार Kp डैश। पर ये जो 2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kp Kp डैश, ये 2 अलग टेम्परेचर पर है बच्चों, T1 रिस्पेक्टिवली दे रखा है ना। तो T1 टेम्परेचर पर उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर Kp है, और T2 टेम्परेचर पर कितना है बच्चों Kp डैश है। T1 पर Kp, T2 पर Kp डैश है, ठीक है। फिर बोलता है कि टेम्परेचर रेंज T1 से T2 के बीच में हीट ऑफ रिएक्शन मतलब डेल्टा H की बात कर रहा है, वो क्या पाया जाता है कांस्टेंट। तो आपको बताना है कि इस Kp और Kp डैश में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो बच्चों ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें ये बताया नहीं है कि टेम्परेचर कौन सा बड़ा है, T1 बड़ा है T2 से या T2 बड़ा है T1 से, ठीक है। जिसके 2 आंसर हो सकते हैं कि अगर T2 बड़ा है T1 से तो क्या होगा, और T1 बड़ा है T2 से तो क्या होगा, ठीक है। पर इसका जो फाइनल आंसर बच्चों जो प्रोवाइड किया गया था AIPMT
सीबीएसई ने जो आंसर प्रोवाइड किया था वो ये मानते हुए किया था बाय डिफॉल्ट कि T1 से बड़ा कौन है, T2, यानी T2 को बड़ा मानते हुए चला था, T1 को छोटा मानते हुए चला था। ठीक है, चलिए तो क्या होगा देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वेंट ऑफ इक्वेशन यूज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, बाय वेंट ऑफ इक्वेशन, वेंट ऑफ इक्वेशन। ठीक, क्या होता है बच्चों वेंट ऑफ इक्वेशन, लॉग ऑफ Kp2 अपॉन Kp1 इक्वल्स टू डेल्टा RH एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन अपॉन 2.303 R इनटू 1 अपॉन, ऊपर आपने लिखा है, पहले आपने क्या किया है, 2 यूज किया, तो यहाँ पर पहले 1 लिखेंगे, नीचे 1 है तो बाद में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका वेंट ऑफ इक्वेशन होता है। ठीक है, अब देखिए इनिशियली अगर आप चेक करेंगे तो मैं साइड में रफ वर्क कर दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या है देखिए, तो T1 टेम्परेचर पर कांस्टेंट कितना है, Kp है, और T2 टेम्परेचर पर कितना है बच्चों, Kp डैश है। ठीक है, तो यानी बोल सकते हो कि Kp2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Kp2 की वैल्यू कितना लेके चले, Kp डैश, और Kp1 की वैल्यू कितना लेके चलेंगे बच्चों, Kp लेके चलेंगे। चलिए तो मैं इसको मॉडिफाई करके डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, वहां से अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, लॉग ऑफ Kp डैश अपॉन Kp इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, यही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब अगर हमने क्या किया, T2 को बड़ा वैल्यू मान के चला, एज्यूम कर लेते हैं, चलिए इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, T2 बड़ा है, T1 छोटा है। चलिए तो देखते हैं बच्चों, अगर T2 बड़ा हुआ T1 से, ठीक है, तो बच्चों ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर इसका इन्वर्ट करके रिलेशन निकालें तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब 1/T2 छोटा हो जाएगा और 1/T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक और चीज, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट बच्चों, चूंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे रखा है, इसका क्या मतलब है बच्चों कि डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव साइन के साथ लिखी जाएगी। ठीक है, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा H क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा, यही होगा ना। चलिए अब हम इन सारे वैल्यूज के हिसाब से अगर इसको पुट करें, अच्छा एक और चीज, अगर यहाँ से आप अगर आगे निकालते हो 1/T2 छोटा हो गया, 1/T1 बड़ा हो गया, तो अगर इसकी वैल्यू निकालें 1/T1 माइनस 1/T2, तो आप बताओ, आप ही बताओ कि ये वैल्यू क्या होने वाला। तो चेक करिए, 1/T1 बड़ा है, 1/T1 बड़ा है, 1/T2 छोटा है, तो ये बड़ा माइनस छोटा क्या आ जाएगा बच्चों, ये पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा, और डेल्टा H क्या है, नेगेटिव साइन के साथ। इसको यहाँ पुट करिए, समथिंग ऑफ पॉजिटिव, वैल्यूज मतलब नहीं है, साइन से मतलब है पॉजिटिव, और इसको यहाँ पुट करिए नेगेटिव, ये तो पूरा पार्ट आपका नेगेटिव ही रहेगा 2.303 यार, तो ये रहा नेगेटिव, ये रहा, पूरा डिफरेंस क्या रहा बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव हो गया। सो देयरफॉर लॉग ऑफ Kp डैश अपॉन Kp क्या हो जाएगा बच्चों, समथिंग ऑफ माइनस में आने वाला है, यही तो होगा, ये पूरा पार्ट पॉजिटिव ही रहेगा। डेल्टा H यहाँ पुट करेंगे नेगेटिव, और इसका डिफरेंस यहाँ पुट करें पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ही होता है बच्चों। अब थोड़ा आप मेरे को ध्यान देके बताओ कि अगर लॉग में एक रेशियो, लॉग में एक रेशियो क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ऐसा क्या मतलब है, इसका मतलब ये बच्चों, लॉग में किसी रेशियो का वैल्यू तभी नेगेटिव आता है जब न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर क्या हो बच्चों, बड़ा हो, तभी ये लॉग ऑफ समथिंग क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब साफ साफ है बच्चों कि न्यूमरेटर छोटा है, ध्यान से देखिएगा, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तभी ये लॉग रेशियो वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रहा है। मतलब Kp डैश क्या हो जाएगा, छोटा, Kp क्या हो जाएगा बच्चों, बड़ा, यानी Kp इज ग्रेटर देन Kp डैश। अब Kp इज ग्रेटर देन Kp डैश कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ये फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 का सेकंड क्वेश्चन, नीट सॉरी AIPMT 2014 में सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखा है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हो रहा है। ठीक है, जो कि क्या है बच्चों, देख लो, हीट क्या हो रहा है बच्चों, इवॉल्व हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है इन द रिएक्शन, प्रोडक्ट की तरफ है, मतलब ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, तो बोलता है कि इसमें द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब क्या कर रहा है, रिएक्शन को हमको आगे की तरफ लेकर के जाना है। कहाँ लेकर के जाना है बच्चों, कहाँ लेकर के जाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर के जाना है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर के जाने के लिए हमको कौन से कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो बारी से बच्चों हम क्या करते हैं, सारे कंडीशंस को चेक करते हैं। ठीक है, चलिए रिएक्शन क्या है आपका, N2 गैसियस प्लस 3H2 in the gaseous phase in equilibrium with 2 moles of NH3 in the gaseous phase plus heat, यही है ना। पहला कंडीशन क्या बोला, बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NH3। अच्छा एक और बात, ये बच्चों 2018 जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था
वहां पर मैंने आपको लीच एटेड प्रिंसिपल के बारे में बताया था कि आप क्या करते हो, अगर सिस्टम के ऊपर कोई क्या करते हो, कोई एक्शन करते हो, तो सिस्टम क्या करता है, उल्टा उसका रिएक्शन देता है, मतलब जस्ट उल्टा काम करना शुरू कर देता है। वही लॉजिक आपको यहाँ पर भी लगाना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्या बोला है बच्चों, बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NH3। हमने क्या किया, NH3 कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, ठीक है बच्चों। तो सिस्टम क्या करेगा बच्चों, NH3 के कंसंट्रेशन अगर आपने इंक्रीज किया है तो सिस्टम क्या करेगा, ये तो हमने किया ना, सिस्टम क्या करेगा, इसका उल्टा काम मतलब क्या करेगा, NH3 को डिक्रीज करेगा। और NH3 को डिक्रीज करेगा, इसका क्या मतलब है, कैसे डिक्रीज करेगा, तो NH3 देख लो प्रोडक्ट की तरफ, इसको क्या करना है बच्चों, कम करना मतलब रिएक्शन आगे नहीं जाएगा, रिएक्शन कहाँ आएगा, पीछे आएगा। मतलब ये कंडीशन क्या देगा आपको, डायरेक्शन क्या देगा, ये देगा आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको रिएक्शन देगा। बोला कहा था फॉरवर्ड जाने, ये गलत हो चुका है, ठीक है। अगला आते हैं बच्चों, दूसरा क्या बोला है, बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। चलिए, हमने क्या किया, प्रेशर कम कर दिया बच्चों। अगर प्रेशर कम किया तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, गैसेस मोल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ गैसेस मोल कम हो गए, तो हमने कराया। अब सिस्टम क्या करेगा बच्चों, सिस्टम क्या करेगा, नंबर ऑफ गैस मोल्स को बढ़ाना चाहेगा, मतलब रिएक्शन उस तरफ लेकर के जाएगा जब नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। मतलब ये किस तरफ लेकर के जाएगा, ये उस तरफ लेकर के जाएगा जब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए इधर कितना मोल है बच्चों, 1 मोल है यहाँ और 3 मोल है यहाँ, इधर कितना 4 मोल, 4 गैसियस मोल, इधर कितना बच्चों 2 गैसियस मोल। तो देखिए अगर आपने प्रेशर कम किया है ना, तो यानी नंबर ऑफ मोल्स करस्पॉन्डिंग कम होगा, तो सिस्टम उसका उल्टा विपरीत काम करके मोल्स बढ़ाएगा, मतलब उस दिशा में जाएगा, उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे मोल्स ज्यादा होगा। अब आप चेक करो, 4 से 2 ये तो मोल कम हो रहा है ना, 2 से 4 अगर उल्टा है, 2 से 4 उल्टा है, तो मतलब क्या हो रहा है, मोल्स बढ़ रहा है, यहाँ मोल्स बढ़ रहा है, तो 2 से 4 यानी फिर से रिएक्शन कहाँ आ रहा है बच्चों, बैकवर्ड ही आएगा। रिएक्शन कहाँ आएगा, बैकवर्ड ही आएगा, क्योंकि मोल्स बढ़ रहा है किस डायरेक्शन में, चेक करो आप, पीछे की तरफ, बैकवर्ड, तो ये भी गलत हो गया। अगला है बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2। चलिए, अगर हमने क्या किया, N2 के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, तो सिस्टम क्या करेगा बच्चों, N2 को कम करेगा। N2 को कम कैसे करेगा, N2 को कम कैसे करेगा, एक मिनट, सॉरी उल्टा हो गया ना, यहाँ पे दिया डिक्रीजिंग, वेरी सॉरी बच्चों, यहाँ पे डिक्रीजिंग दिया, वही मैं सोचा ये डिक्रीजिंग दिया है। तो हमने क्या किया ऑप्शन पढ़ा, डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2, N2 कंसंट्रेशन को कम किया, मतलब सिस्टम क्या करेगा, N2 को बढ़ाएगा, सिस्टम क्या करने की कोशिश करेगा, N2 को बढ़ाने की कोशिश करेगा। और बच्चों N2 कहाँ है, देख लो रिएक्टेंट की तरफ है, ये कब बढ़ेगा, जब रिएक्शन आगे जाएगा बच्चों, आगे जाएगा तब तो क्या होगा, इसका कंजम्पशन हो जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है। तो अगर N2 बढ़ाना है मतलब कि रिएक्शन कहाँ आएगा, पीछे की तरफ आएगा, तभी N2 क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब ये भी कहाँ चले जाएगा बच्चों, बैकवर्ड चले जाएगा। दूसरा बोलता है H2 बोलता है, तो H2 को अगर हमने क्या किया, देखो तो डिक्रीज करने बोला है, हमने क्या किया, H2 को डिक्रीज किया, सिस्टम क्या करेगा बच्चों, H2 को इंक्रीज करेगा। H2 का इंक्रीज होना मतलब रिएक्शन अगेन कहाँ आएगा बच्चों, पीछे की तरफ आएगा, मतलब फिर से रिएक्शन कहाँ लाएगा, बैकवर्ड। हमको जाना कहाँ था, फॉरवर्ड, मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। तो ऑप्शन देखी बचता है डी ऑप्शन, जो कि सही दिख रहा है। चेक कर लेते हैं बच्चों, चलिए अगर मैं चेक करता हूँ तो बोलता है इंक्रीजिंग द प्रेशर, बच्चों ने प्रेशर बढ़ाया मतलब नंबर ऑफ मोल्स का हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। तो सिस्टम की टेंडेंसी क्या होगी, इस पे कैसे रिएक्ट करेगा, इसका उल्टा रिएक्ट करेगा, मतलब मोल्स अगर बढ़ रहे हैं तो मोल्स क्या करेगा, वो कम करेगा, मोल्स कम करेगा मतलब उस दिशा में जाएगा, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा इधर मोल्स कम हो रहा है। अब चेक करो 4 से 2, देखो तो 4 से 2 की तरफ जाना मतलब मोल्स कम हो रहा है, मतलब कहाँ जा रहा है वो, मोल्स कम कहाँ हो रहा है, फॉरवर्ड में हो रहा है, मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। और हमको बोला क्या था, फॉरवर्ड ही बोला था, एक तो सेटिस्फाइड। जैसा दूसरा डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, बच्चों हमने क्या किया, टेम्परेचर कम कर दिया, टेम्परेचर कम किया मतलब बच्चों हीट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा इसके अकॉर्डिंग, इसका उल्टा काम करेगा, तो यानी सिस्टम क्या करेगा बच्चों, हीट को इंक्रीज करेगा, अब आप चेक करो हीट कहाँ है बच्चों, प्रोडक्ट की तरफ चेक करना, हीट को इंक्रीज करेगा सिस्टम, कैसे, तो देखो हीट कहाँ है, प्रोडक्ट की तरफ, तो ये इंक्रीज कैसे होगा, जब रिएक्शन कहाँ जाएगा, चल के आगे की तरफ, मतलब हीट इंक्रीज करने के लिए कहाँ जाएगा बच्चों, हीट इंक्रीज करने के लिए कहाँ जाएगा बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब देख लो ये भी फॉरवर्ड लेके जा रहा है, प्रेशर का बढ़ना फॉरवर्ड लेके जा रहा है, टेम्परेचर का कम करना फॉरवर्ड लेके जा रहा है, मतलब ये आपका करेक्ट आंसर, इंक्रीजिंग द प्रेशर दिख रहा है आपको, यहाँ पे डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ये भी दिख रहा है आपको, सो डी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों बहुत सिंपल होता है, लीच एक्टेड प्रिंसिपल, 2 क्वेश्चन मैंने इसका आपका आज करा दी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों 2013 में, जैसा मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग बता रखा है, 2013 में कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, तो अब चलते हैं किसकी तरफ, 2012 की तरफ, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, A2 और B2 रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है बच्चों, AB का फॉर्मेशन कर लेता है, जो कि आपको रिएक्शन अभी शो किया गया है। अच्छा
आगे क्या दिया आपको, आगे दिया है इक्विलिब्रियम पर आपको कंसंट्रेशन दे रखा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रिएक्टेंट A2 कितना है, रिएक्टेंट B2 कितना है, प्रोडक्ट AB कितना है, और बोलता है रिएक्शन टेक प्लेस इन अ सील्ड वेसल एट इतना टेम्परेचर एंड वैल्यू ऑफ Kc। मतलब बच्चों डायरेक्टली अगर बात करूं तो बच्चों आपको यहाँ पर ना क्या करना है, आपको Kc की वैल्यू निकालनी है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बच्चों Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमको पता है Kc का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट each raised to power of their molar coefficient अपॉन नीचे क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ each of the reactant। तो लिखेंगे तो Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, Kc की वैल्यू हो जाएगी AB का होल स्क्वायर यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट AB रेज टू पावर जो मोलर कोएफिशिएंट 2 है 2 ऊपर चले जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट। और आपको तो बच्चों इसमें बुद्धि भी नहीं लगानी है, क्यों, क्योंकि इसमें तो बच्चों आपको ऑलरेडी सारे इक्विलिब्रियम पर ऑलरेडी वैल्यूज दिए हैं, आपको तो बुद्धि नहीं लगानी है। चलिए सारे वैल्यूज को पुट करें डायरेक्टली। तो बच्चों AB कितना है देखो तो इक्विलिब्रियम पर 2.8 into 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या क्या हो जाएगा A2 कितना है बच्चों 3 into 10 की पावर -3 और बच्चों B2 कितना है 4.2 into 10 की पावर -3, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 2.8 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 7.84 into 10 की पावर -6 और ये हो जाएगा बच्चों 12.6, ये मल्टीप्लाई करोगे 12.6 into 10 की पावर -6 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचा 7.84 अपॉन 12.6 इसको अगर आप डिवाइड करोगे बच्चों तो ये आपका आएगा नियरली 0.62। तो आप चेक कर लो Kc की वैल्यू कितनी आ रही है, Kc की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 0.62। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी 0.62, ठीक है। बस इसमें इतना ही करना था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।